बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक में एंगल बिटवीन द लाइन एंड अ प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द लाइन एंड अ प्लेन इज द कंप्लीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कंप्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये एक क्या दे रखा है, प्लेन दे रखा है और ये लाइन दे रखा है। तो इस लाइन और इस प्लेन के बीच में एंगल क्या है, पहले ये लाइन, ठीक है, हमें क्या चाहिए, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लेंगे। लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हमारे पास, देख लो, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा। अब क्या है कि हमें तो क्या चाहिए, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल चाहिए। तो ये एंगल अगर थीटा है और ये पूरा एंगल अगर 90 डिग्री है तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो लाइन और प्लेन के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें किसी लाइन और किसी प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या मिल जाएगा, जो एंगल मिलेगा, कंप्लीमेंट का मतलब कि उस एंगल को 90 डिग्री से जो लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा उसको अगर 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। देखो ध्यान से, बहुत ईजी है, बस समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो कि वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। पहले वेक्टर फॉर्म में हमारे पास जो प्लेन दे रखा है, लाइन दे रखा है, पहले लाइन पर आते हैं। लाइन दे रखा है हमारे पास, मान लो आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये हमारे पास क्या दे रखा है, लाइन दे रखा है। ए वेक्टर क्या है, लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है। बी वेक्टर क्या है, लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो ये बी वेक्टर है। ठीक है, और एक हमारे पास ये तो हो गया लाइन, एक हमारे पास प्लेन दे रखा है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। ये हमारे पास प्लेन दे रखा है। ये क्या दे रखा है, हमारे पास एक प्लेन दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, और ये हमारे पास क्या दे रखा है, लाइन दे रखा है। ठीक है, इस यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लाइन है, ये हमारे पास प्लेन है। ठीक है, अब लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालना है, बट हम लोग क्या करेंगे, लाइन और लाइन पे जो परपेंडिकुलर है उसके बीच में एंगल निकालेंगे सबसे पहले। तो ये परपेंडिकुलर है लाइन पर और ये लाइन के पैरेलल वेक्टर है। तो लाइन और प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके बीच मान लिया हमने एंगल थीटा है, तो फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, मॉड ऑफ लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर डॉट प्लेन पर परपेंडिकुलर क्या है, एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन। यही निकालेंगे ना, ये हो जाएगा। बट हमें क्या पता है कि एंगल जो है वो क्या है, एंगल तो हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन क्या आ गया हमारे पास, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हमने फाई बोल दिया। अब हमारे पास ये रिलेशन है ना, हमें क्या करना है, फाई निकालना है, हमें थीटा नहीं निकालना है, हमें तो फाई चाहिए ना, बिकॉज इस 90 डिग्री माइनस थीटा को हमने क्या बोला है, इस 90 डिग्री माइनस थीटा को हमने फाई बोला है, हमें तो ये फाई चाहिए एंगल, ये है ना हमारा एंगल। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन फाई। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इसका मतलब साइन फाई किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब कि साइन फाई क्या हो गया हमारा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हमारा, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, ऐसे हो गया। तो यहाँ से हमारे पास फाई क्या मिल गया, फाई मिल गया साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ये बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, ऐसे मिल गया। अब देखो ये आसान कितना है, ये हमारा हो गया फाई मिल गया हमें। फाई क्या हमारा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब देखो याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। अगर मान लो कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके बीच एंगल है हमारे पास थीटा, तो हम एंगल कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा, ऐसे ही तो लिखते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ऐसे ही निकालते हैं ना दो एंगल, दो वेक्टर के बीच एंगल। तो
इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कॉस यूज़ करते हैं। बट अगर तुम्हें अगर कभी भी लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालना हो ना, तो कॉस की जगह साइन यूज़ कर लो। एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन, सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा, यही एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, बट यहाँ पे कॉस की जगह क्या यूज़ हो जाएगा, साइन यूज़ हो जाएगा। इसको याद रखो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा चैप्टर के नाम पे, ये सॉरी थ्योरी के नाम पे थ्री डी का थ्योरी कंप्लीट है। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 में। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 25 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। हमें क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये लाइन दे रखा है। लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस, इसको कैसे लिखेंगे, -1/2, x प्लस इसको लिखा y -0/3, और ये क्या है z -3/6। ये क्या हमारे पास, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। और प्लेन क्या दे रखा है, 10x + 2y -11z = 3। ये क्या हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है। और ये लाइन का इक्वेशन है। इस लाइन और इस प्लेन के बीच एंगल चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है, जो लाइन के पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या, उसका डायरेक्शन रेशियो ये है 2, ये है 3, और ये क्या है हमारा 6। ये बात समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो लाइन जिस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, उस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, -1, 0 एंड 3। आगे बात समझ में। फिर जो प्लेन है, उस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 10, 2 एंड -11। ये बात समझ में आनी चाहिए। और मैंने क्या बोला कि हमें अगर लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना है तो क्या करेंगे कि लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है और प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके बीच एंगल निकाल ले, बट कॉस थीटा की जगह क्या यूज़ कर ले, साइन थीटा, बस हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे क्या है कि लेट थीटा बी द एंगल, यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। लाइन और प्लेन के बीच के एंगल को हमने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। तो यहाँ पे सिंपल सा है, वेक्टर पैरेलल टू लाइन क्या है, वेक्टर पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू लाइन, इसको हमने क्या बोल दिया, मान लो ए वेक्टर बोल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर जो लाइन के पैरेलल, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 3, 6। तो क्या हो जाएगा 2i कैप + 3j कैप और +6k कैप। एंड वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन पे जो नॉर्मल है उसके वेक्टर क्या है, उसको हमने मान लो n वेक्टर बोल दिया। तो ये क्या हो जाएगा 10i कैप + 2j कैप -11k कैप। ये हो गया। अब बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या करना है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना है, बट कॉस थीटा की जगह क्या यूज़ करेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये क्या लिखते हैं मॉड, यहाँ क्या लिखेंगे a.n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, ऐसे लिख लिया। तो a वेक्टर का क्या है हमारे पास, 2i कैप + 3j कैप +6k कैप। इसका डॉट लेना है n वेक्टर के साथ, 10i कैप + 2j कैप -11k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2², 3², 6², और ये क्या हो जाएगा 10², 2² +11²। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया हमारा 20 + 6, और ये क्या हो जाएगा -66 अपॉन √अंडर क्या हो जाएगा 36 + 40, तो ये हो गया 7, और ये क्या हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा 100 एंड ये हो गया 100, ये हो गया 121, ये 4, 5, 2, 2, 225। तो 225 का क्या मतलब हो गया हमारा 15। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 15, तो ये क्या हो जाएगा
मॉड ऑफ -40/7 इंटू 15, तो क्या हो जाएगी 40/7 इंटू 15, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, क्या हो जाएगा 8/21। तो हमें साइन थीटा क्या मिला, साइन ऑफ थीटा हमें मिला 8/21। तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 8/21। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल सी बात, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 25। थ्योरी कंप्लीट है 3D का। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट में मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 26 में क्या बोल रहा है, ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा। एक लाइन है जो एंगल क्या बना रहा है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब दे रखा है, ठीक है, एक क्यूब है। क्यूब के कितने डायगोनल्स होते हैं, क्यूब के हमारे पास 4 डायगोनल होते हैं। कोई भी देख लो क्यूब, या तुम जिस कमरे में हो ना, क्या है, क्यूबॉइड कमरा होगा। जनरली कमरा क्या होता है, क्यूबॉइड फॉर्म का होता है, तो उसके 4 ये डायगोनल्स होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लाइन है जो क्यूब के चारों, अगर क्यूबॉइड के 4 डायगोनल्स होंगे तो क्यूब के भी 4 डायगोनल्स होंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लाइन जो है वो क्यूब के जो डायगोनल्स है ना उनके साथ क्या बना रहा है, पहले डायगोनल के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, दूसरे डायगोनल के साथ एंगल क्या बना रहा है बीटा, तीसरे डायगोनल के साथ एंगल गामा बना रहा है, और चौथे डायगोनल के साथ एंगल क्या बना रहा है, डेल्टा। तो बोल रहा है कि ये प्रूफ करो, ये जो दिख रहा है ना ये प्रूफ करो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा किसके इक्वल है, ये 4/3 के इक्वल है, ये प्रूफ करो। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या लगेगा, अभी आ रहे इस फिगर पे हम लोग, क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या लगेगा वो पहले बता दे रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या है कि अगर मान लो कि ये हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया हमारे पास P और एक पॉइंट हो गया हमारे पास Q। मान लो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1 और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2, ठीक है। अब अगर मैं PQ वेक्टर लिखता हूं तो PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, यही होगा ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा चलो PQ वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, PQ वेक्टर हम ऐसे ही तो लिखेंगे x2 माइनस x1 आई कैप। पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, x2 माइनस x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हमारा क्या हुआ, PQ वेक्टर हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो आई कैप जे कैप के कैप का जो कॉफिशेंट होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है, ये PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब QP वेक्टर कैसे लिखेंगे, QP वेक्टर क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 आई कैप, ठीक है, प्लस क्या होगा ये y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। ये क्या हो जाएगा, QP वेक्टर हो जाएगा। यहाँ तक आ रही है ना बात समझ में। QP वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि PQ वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, वीडियो लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बता रखा है कि अगर तुम डायरेक्शन रेशियो को ना, जिस वेक्टर का तुम डायरेक्शन रेशियो लिख रहे हो उसको अगर तुम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, कितने डायरेक्शन रेशियो होते हैं, 3 डायरेक्शन रेशियो होते हैं। अगर तुम जिस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो लिख रहे हो अगर उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उनके डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो अगर मैं PQ वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बोलूँ लिखने के लिए तो क्या करोगे, PQ वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, इसको हमने L बोल दिया। दूसरा डायरेक्शन रेशियो ये कोसाइन क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर, ये क्या हो जाएगा हमारा M हो जाएगा। और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, z2 माइनस z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, ये हमारा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। सिंपल सा बात है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर 2 पॉइंट से जो वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे,
मान लो कि पी क्यू वैक्टर बन रहा है, तो पी क्यू वैक्टर का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? क्रॉसपॉन्डिंग जो एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और डायरेक्शन रेशियो की बात, कोसाइन की बात होगी तो क्या करो, पी क्यू वैक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये आगे बात समझ में? ये तो हो गया हमारा पहला कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में लगेगा। दूसरा कंसेप्ट क्या है? एंगल बिटवीन द लाइन। दो वेक्टर के बीच हम एंगल कैसे लिखते हैं? अगर मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, ऐसे a1 i कैप प्लस b1 j कैप, b1 j कैप प्लस c1 k कैप, एक वेक्टर ये दे रखा है। एंड दूसरा वेक्टर b दे रखा है हमारे पास क्या, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस a1 b1 तो हो गया ना, तो एक काम करते हैं, दूसरा वेक्टर b को हम मान लेते हैं a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो इस दो के बीच एंगल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 b1 c1, बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, a2 b2 c2। तो अगर इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल थीटा है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, यही होगा ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मॉड ले लेंगे, रूट अंडर a1 a स्क्वायर प्लस b1 a स्क्वायर प्लस c1 a स्क्वायर, और क्या होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में? ये दो कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ये क्यूब दे रखा है, मान लो कि क्यूब में हमने क्या किया कि इस पॉइंट को हमने ए बोला, ठीक है, इस पॉइंट को हमने बी बोला, इस पॉइंट को हमने मान लो ई बोला, इस पॉइंट को हमने एफ बोला, इस पॉइंट को हमने सी बोला, इस पॉइंट को हमने जी बोला, और इस पॉइंट को मान लो हमने क्या बोल दिया, डी। ठीक है, तो ये क्यूब मान लिया जिसका साइड लेंथ क्या दे रखा है, स्मॉल ए। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 0, 0। ठीक है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये तो एक्स वाई प्लेन पर है, तो एक्स वाई प्लेन पर है तो जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा, a, 0। ये बी पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, तो 0, a, 0। ई पॉइंट क्या है, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये तो a, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एफ पॉइंट कहाँ पे है, वाई जेड प्लेन पर है, तो वाई जेड प्लेन पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, सॉरी वाई जेड प्लेन पे, हाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a, 0, 0। सी पॉइंट कहाँ पे, जेड एक्सिस पर है तो एक्स और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0, 0, a। जी कहाँ पर है, ये एक्स जेड प्लेन पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a, 0, a। ठीक है ना यहाँ तक? ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे तुमको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें डायगोनल पहचानना है, कौन कौन सा डायगोनल है। एक जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, ओ ई। ये अगर ओ है तो एक डायगोनल ये हो जाएगा, देखो डायगोनल सम देखना ध्यान से, एक डायगोनल ये हो जाएगा, ये हमारा एक डायगोनल हो गया ओ ई। ठीक है, दूसरा डायगोनल क्या होगा, दूसरा डायगोनल होगा हमारा ए एफ। ये देख रहे हो, ये भी एक डायगोनल है, ये देखो ये ए एफ दिखेगा, ये जो ए एफ है ना ये भी एक डायगोनल है, ये जो है ना ये भी एक डायगोनल है क्यूब का। ये दूसरा डायगोनल हो गया ए एफ। तीसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, इसमें एक ये डायगोनल हो जाएगा, 4 डायगोनल होते हैं ना क्यूब में, ये तीसरा डायगोनल हो गया बी जी। और चौथा डायगोनल क्या हो जाएगा, चौथा डायगोनल ये सी डी, ये 4 डायगोनल हो जाएगा। ये जो हमारा सी डी दिख रहा है ना ये भी एक डायगोनल है। ठीक है, ये 4 डायगोनल हो गए, आगे बात समझ में। अब एक लाइन है जो डायगोनल ए ई, ए एफ, सी डी और बी जी, इन चारों डायगोनल के साथ एंगल क्या बना रहा है, अल्फा बीटा गामा। तो हमें क्या प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर नहीं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा में किसके इक्वल प्रूफ करना है, 4/3 के। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो
कि अगर मुझे डायगोनल का क्या मिल जाए, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाए, ठीक है, अगर डायगोनल का मुझे डायरेक्शन कोसाइन मिल जाए तो फिर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके लाइन एल, और मान लेते हैं कि तुम लाइन एल और एक जो डायगोनल हमारा ओ ई डायगोनल बन रहा है, लाइन एल और ये जो डायगोनल ओ ई बन रहा है, ये जो डायगोनल ओ ई है, इसके बीच में मान लेते हैं कि एंगल अल्फा, ये जो ओ ई डायगोनल है ना और लाइन एल के बीच में एंगल अल्फा है, तो उसके लिए क्या है, ये ओ ई डायगोनल और लाइन एल के बीच में एंगल अल्फा है, तो हम फिर कॉस अल्फा लिख सकते हैं ना। अगर मुझे ओ ई डायगोनल का डायरेक्शन कोसाइन मिल जाए और कॉस ओ ई डायगोनल का क्या मिल जाए, डायरेक्शन कोसाइन, और फिर उसके बाद फिर हमें क्या मिले, ठीक है, इसका डायरेक्शन कोसाइन मिल जाए, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, और इसका डायगोनल कोसाइन निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लाइन का तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, ओई का डायरेक्शन कोसाइन मिल जाए, और लाइन जो हमारा गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन को हम एल एम एन मान लें, तो फिर ये कॉस अल्फा फॉर्मूला लग जाएगा। देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, पहले तुम निकालो सारे जितने भी ये है ना डायगनल्स है उनका पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालो, बस देखते चलो ध्यान से क्या बोला जा रहा है, तुम ध्यान से देखते चलो, जितने भी डायगनल है ना उनका तुम पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालो। यहाँ पे एक बार मैं ना फिगर दोबारा करता हूँ, देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं डायगोनल ओ ई, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा डायगोनल ओ ई का, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायगोनल ओ ई, ठीक है, ओ ई वेक्टर बोल लो या फिर ओ ई डायगोनल ओ ई लाइन बोल लो, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, पहले क्या करेंगे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0,0, तो डायगोनल डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1। मान लो कि पहले एक बात बताओ, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वही इस लाइन ओ ई का भी डायरेक्शन या इस डायगोनल का भी डायरेक्शन कोसाइन होगा, तो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे, पहले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखेंगे, a माइनस जीरो ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो, तो ओ ई वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, फिर ओ ई वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, ओ ई वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। तो ओ ई वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बोलने का मतलब कि ओ ई वेक्टर का हमें ये लाइन एल का क्या ओ ई लाइन का हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा, जो लाइन एल का डायरेक्शन कोसाइन होगा वही डायरेक्शन कोसाइन तो ओ ई वेक्टर का भी होगा। आ रही है मेरी बात समझ में, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा इस डायगोनल ओ ई का, ए माइनस जीरो अपॉन क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो हो गया पहला डायरेक्शन कोसाइन। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, अगेन ए माइनस जीरो अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तीसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ए माइनस जीरो अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन रूट थ्री ए, यहाँ भी हो जाएगा ए अपॉन रूट थ्री ए अपॉन रूट थ्री ए, ये क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया किसका, लाइन ओ ई बोल दो, लाइन ओ ई बोलो या वेक्टर ओ ई बोलो, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√3 1/√3 एंड 1/√3, ठीक है। ये किसका डायरेक्शन कोसाइन आ गया, ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया लाइन ओ ई का। अब मान लिया कि जो
ठीक है, ये आ गया। पहले चारों जो डायगनल है ना उसका हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। फिर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायगनल क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायगोनल। दूसरा डायगोनल क्या है हमारे पास, ए एफ। ए एफ किधर गया, ये ए एफ। इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, अगेन पहले क्या करो, इस वेक्टर, ये जो ए एफ वेक्टर दिख रहा है ना, ए एफ वेक्टर, ये ए एफ वेक्टर, इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, ए एफ का ए माइनस ए, जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, ऐसे ही निकालेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, यहां से ए एफ लिखेंगे क्या, ए माइनस ए, ए माइनस ए, ए माइनस ए माइनस ए तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो एंड ज़ीरो माइनस ज़ीरो। यहाँ बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसका कोऑर्डिनेट लिखने में, इसका कोऑर्डिनेट लिखने में ये मिस्टेक हो गई है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ, ये तो एफ पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसका सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट ए होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी ए होगा। ठीक है, अब आ जाओ ए एफ वेक्टर का या ए एफ लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखोगे, जीरो माइनस ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए एफ का क्या होगा, ए एफ का मैग्नीट्यूड निकाल लो तुम, ए एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायगनल जो होता है क्यूब में वो तो इक्वल ही होता है, तो जो लेंथ ओ ई डायगनल का होगा वही लेंथ ए एफ डायगनल का होगा। देखने में लाइन लंबी लग रही है बट ये 3D फिगर है, क्यूब का डायगनल जो होता है वो इक्वल लेंथ का होता है, तो क्या है इसका डायगनल का लेंथ क्या है, √3 है। फिर क्या होगा, ए माइनस ज़ीरो, ए माइनस ज़ीरो अपॉन √3 ए, फिर क्या होगा, ए माइनस ज़ीरो अपॉन √3 ए। तो क्या मिल गया हमें, -1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 और 1 अपॉन √3। फिर डायरेक्शन कोसाइन दो डायगनल हो गया, अब डायगनल किसका निकाला, ए एफ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब तीसरा डायगनल क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायगनल ए एफ हो गया। अब बीजी डायगनल, बीजी ये डायगनल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा बताओ, बीजी तो फिर क्या होगा, ए माइनस, ये बी का कोऑर्डिनेट है, ये जी का कोऑर्डिनेट है, क्या होगा, ए माइनस ज़ीरो अपॉन √3 ए, फिर क्या होगा, ज़ीरो माइनस ए, ज़ीरो माइनस ए अपॉन √3 ए, फिर क्या होगा, ए माइनस ज़ीरो, ए माइनस ज़ीरो क्या होगा, ए अपॉन √3 ए। तो ये क्या हो गया, 1/√3 माइनस 1/√3 और ये 1/√3। तीन डायगनल का हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। अब जो लास्ट डायगनल बचा क्या हमारा, सी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सी डी ऑफ डायगनल सी डी, ये क्या हो जाएगा, सी डी तो फिर ए माइनस ज़ीरो, ये डी का कोऑर्डिनेट है, ये सी का कोऑर्डिनेट है, क्या हो जाएगा, ए माइनस ज़ीरो अपॉन √3 ए, फिर क्या होगा, ए माइनस ज़ीरो अपॉन √3 ए, फिर क्या होगा, ज़ीरो माइनस ए अपॉन √3 ए, ये क्या हो जाएगा, 1/√3 1/√3 और क्या हो जाएगा, -1/√3। ठीक है,
अब एक काम करते हैं, चारों डायगोनल के मैं डायरेक्शन कोसाइन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। D1 डायगोनल क्या है, इस पहले क्या मिल रहा हमें, 1/√3 1/√3 1/√3। पहले डायगोनल का डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 1/√3 1/√3। दूसरा जो डायगोनल है D2 मान लिया उसको, उसका डायरेक्शन कोसाइन देख लो क्या है, माइनस प्लस प्लस, -1/√3 1/√3 1/√3। जो तीसरा डायगोनल D3 है उसका क्या है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस, 1/√3 ये है ना तीसरे का, और -1/√3 और 1/√3। और चौथा जो बन मिल रहा है हमारे पास D4, ये क्या है उसका, ये आया है 1/√3 1/√3 एंड -1/√3। चारों डायगोनल का हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। ठीक है, अब मानेंगे लेट L, M, L, M and N, let L, M and N be the cosines of line। लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को हमने LMN मान लिया। तो पहले इस D1 डायगोनल के साथ मान लिया कि जो लाइन है वो क्या एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है अल्फा। दे रखा है ना क्वेश्चन में, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बना रहा है, तो अल्फा बना रहा है, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा मॉड, इसका हम लोग क्या लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन को क्या करेंगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ऐसे ही होता है ना, क्रॉसपॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, L/√3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा M/√3, और ये क्या हो जाएगा प्लस N/√3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, L² प्लस M² प्लस N²। पहले वेक्टर का लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, और उसके बाद क्या होगा वेक्टर, ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा L प्लस M प्लस N अपॉन √3, इसका मॉड, ये किसके इक्वल मिल गया हमें, कॉस अल्फा के। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर अपॉन 3। ये वैल्यू किसका आ गया, ये कॉस स्क्वायर अल्फा का आ गया। ठीक है, अब दूसरे लाइन के साथ क्या बना रहा है बीटा, तो कॉस बीटा, फिर वही, ये लिखने की जरूरत तो है नहीं। देखो कर क्या रहे हैं हम लोग, इस D1 डायगोनल के, D1 जो डायगोनल है ना उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है, 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, D1 जो डायगोनल है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और क्या बोल रहा है लाइन के डायरेक्शन में जो हमारा लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या LMN है, तो उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, Li कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। इस दोनों के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, तो लाइन और डायगोनल के बीच का एंगल आ जाएगा। अगर तुम्हें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालो या दोनों वेक्टर के यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, बात तो बराबर है। ठीक है, तो फिर क्या है माइनस, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस है ना, माइनस प्लस प्लस, तो माइनस L/√3 प्लस M/√3, और ये क्या हो जाएगा प्लस N/√3। सीधे ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -L प्लस M प्लस N अपॉन √3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बाहर ले लेते L माइनस M माइनस N, यहाँ माइनस मॉड अपॉन √3। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा L माइनस M माइनस N का होल स्क्वायर अपॉन 3। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन में। तीसरा क्या बना रहा है, कॉस गामा निकालते हैं। कॉस गामा डायगोनल का लेंथ क्या है,
पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, क्या होगा ये L/√3 माइनस M/√3 प्लस N/√3, ये क्या हो जाएगा मॉड L माइनस M प्लस N/√3। तो कॉस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर बाई 3। थर्ड में क्या है कॉस डेल्टा, क्या बना रहा है कॉस, ये हमारा क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या हो जाएगा ये L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3, तो ये क्या हो जाएगा मॉड L प्लस M माइनस N/√3। स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा L प्लस M माइनस N होल स्क्वायर बाई 3। इसको हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया। अब चारों इक्वेशन को ऐड कर दो, फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ऐसे हो गया। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर अल्फा किधर है, ये है L प्लस M प्लस N, ये है ना। चलो एक काम करते हैं, सबको कट करते हैं, ये हमारा आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे इक्वल लिखा और कॉस स्क्वायर अल्फा कर दिया पेस्ट, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद कॉस स्क्वायर बीटा ये है, कॉपी, गड़बड़ हो गया क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा ये है ना, अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, एक मिनट, कॉस स्क्वायर अल्फा कट करना है ना अभी, ये है ना कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो गई प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा कहाँ गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा हो गया ये, फिर कॉस स्क्वायर बीटा के बाद कॉस स्क्वायर गामा, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर गामा, ये हो गया कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, कॉस स्क्वायर गामा, अब कुछ नहीं है 1/3 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या करो 1/3 कॉमन ले लो। अब ये ब्रैकेट में क्या मिलेगा, इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN, ये हो गया, इसका ब्रैकेट खोल दिया, प्लस फिर होगा L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा -2LM -2LN -2LN और माइनस माइनस प्लस 2MN। अब इसको कर दो, फिर ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा -2LM प्लस 2LN -2MN। इसको भी खोलो, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2LM प्लस माइनस माइनस 2LN फिर प्लस माइनस माइनस 2MN। अब देखते चलो तुम ध्यान से, प्लस 2LM माइनस 2LM खोजो, किधर गया -2LM कैंसिल हो गया, प्लस 2MN माइनस 2MN किधर गया कैंसिल हो गया, प्लस 2LN माइनस 2LN माइनस 2LN ये भी कैंसिल हो गया, और क्या -2LN प्लस 2LN
प्लस 12n कैंसिल हो गया, -2mn प्लस 2mn भी कैंसिल हो जाएगा, -2lm ये कैंसिल हो गया। अब ये l² प्लस m² प्लस n² ये 1 हो गया, यहाँ ये 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ ये 3 हो गया, यहाँ ये 4 हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया 4/3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 26। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 27।